टू हिमाचल न्यूज एनालिसिस। ये न्यूज एनालिसिस हम प्रीलिम और मेंस दोनों को साथ में लेकर के कर रहे हैं और ये हिमाचल के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूजफुल है। अगर आप एचपीएसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे इस कोर्स को हमारी एप्लीकेशन पर अवेल कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुरुआत करते हैं आज की न्यूज से। पहली न्यूज है, सेंटर ग्रांट्स अप्रूवल टू बल्क ड्रग पार्क एट हरोली। देखिए ये न्यूज हमने पहले भी डिस्कस कर ली है, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। The Union Ministry of Chemicals and Fertilizer has finally granted in principle approval for providing grant in aid for a bulk truck park proposed at Haroli in Una district। तो इतना याद रखिए कि कहां पर ये ओपन हो रहा है, ये ऊना डिस्ट्रिक्ट में होगा। केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के लिए हमारे लिए हिमाचल के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्ट है, क्योंकि अभी तक जितना भी रॉ मटेरियल हिमाचल प्रदेश में आता है या भारत में आता है वो कहां से आता है, वो चाइना से आता है। This will give a major boost to the state's pharma sector, which accounts for 40% of nation's drug formulation. Annual demand of bulk drugs in the state is about 30,000 to 35,000 crore। तो लगभग हम कह सकते हैं कि 30,000 से 35,000 रुपए की जो बल्क ड्रग पार्क है, ये इतनी हमारी जो एनुअल डिमांड है इससे वो पूरी हो जाएगी इस पार्क के बनने के बाद। Chief Minister Jairam Thakur today said that the setting up of the bulk drug park, pharma park at Una, would help reduce to India's dependency on the China for raw material for producing various drugs। तो यही चीज मैंने आपको कही कि इस पार्क को बनने के बाद इस पार्क में क्या क्या चीजें होंगी। जैसे एक जगह पर सभी चीजें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। There is almost 100% dependency on China for raw material required for producing erythromycin and norfloxacin, 95% for producing tetracycline and 68% for making betadine B12 drugs। तो ये जितनी भी ड्रग्स हैं इनको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल आ रहा है वो कहां से आ रहा है, वो अभी चाइना से आ रहा है। सो सेटिंग अप अ ड्रग पार्क will help to reduce dependency on China। He said the pharma park would attract 50,000 crore investment। तो 50,000 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट है वो यहां से आ जाएगी। Besides creating employment for 20,000 people and 10,000 indirect job, 20,000 के आसपास जब जो जॉब्स हैं इससे क्रिएट होंगी। Thakur said 1405 acres would be required for the project, including 1,366 acres of the government and 39 acres belonging to the private parties। तो इसमें से जो 1366 एकड़ है वो जमीन जो है वो सरकारी जमीन होगी और बाकी जो जमीन है वो किससे होगी, वो प्राइवेट कंपनीज की होगी या प्राइवेट पार्टीज की होंगी। द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट वुड बी 1,190 crores। The central government would provide grant in aid of 1,000 crore, whilst the state government would provide 190 crore। तो इसके लिए जो ग्रांट इन एड आ रही है सेंटर की तरफ से 1,000 करोड़ की आ रही है और हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर की जा रही है वो की जा रही है 190 करोड़। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि किस डिस्ट्रिक्ट में ओपन हो रहा है, हरोली इन ऊना डिस्ट्रिक्ट। तो नेक्स्ट न्यूज इज, खुशहाली की रोशनी, हिमाचल बिजली सरप्लस और ऊर्जा नीति बनाने वाला पहला राज्य। देखिए इस आर्टिकल में हिमाचल के बारे में बताया गया कि हिमाचल प्रदेश में जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है या बिजली है उसकी डेवलपमेंट किस तरीके से हुई, कौन कौन से प्रोजेक्ट ओपन हुए, और इसमें ऊर्जा नीति की बात की गई है कि ऊर्जा नीति आखिरकार हिमाचल प्रदेश की कब आई, उसमें क्या क्या चेंजेस हुए। तो देखते हैं, हिमाचल प्रदेश बिजली सरप्लस और ऊर्जा नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य है। जल विद्युत दोहन में संयुक्त क्षेत्र में 1500 मेगावाट की नाथपा झाकड़ी परियोजना को भी मुख्य रूप से जोड़ा। अब यहाँ पर जो कहा गया है कि मेरा जन्म 1948 में हुआ, इसका अर्थ जो है वो हिमाचल प्रदेश से लिया गया है। हिमाचल प्रदेश जो मेरा यूज यहाँ पर हुआ है वो है हिमाचल प्रदेश, यानी कि हिमाचल प्रदेश 1948 में बना और मेरा स्वरूप विशाल वर्ष 1966 को हुआ। 1966 में विशाल और 1971 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है। अब यहाँ पर बात की जा रही है विद्युत की, विद्युत क्षेत्र की बात की जा रही है, उसके विकास की बात की जा रही है। विद्युत विकास क्षेत्र की कहानी सुनाई जाए तो मैं यह कह सकता हूं कि विद्युत क्षेत्र को दिशा मिली 1 सितंबर 1971 को, जब हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड का गठन होता है। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का गठन होता है 1971 में,
हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट। इसे विद्युत के विकास, उत्पादन, संचार और सुदृढ़ आर्थिक आधार पर वितरण का उत्तरदायित्व दिया गया। तो ये सारे उत्तरदायित्व इसको दिए गए कि आपको विकास करना है इस चीज का, जो इलेक्ट्रिसिटी का है, चाहे वो हाइडल प्रोजेक्ट का है, इसका उत्पादन करना है, संचार करना है। मेरे पास केवल 3,249 गांव की विद्युत सुविधा से जोड़े थे, जो स्टार्टिंग की बात की जा रही है। प्रदेश के सभी गांवों में विद्युत विद्युत पहुंचाने का काम जोर शोर से शुरू करने के साथ ही जल विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में मुझे विद्युत बोर्ड ने कई परियोजनाएं उपहार में दी। अब मुझे भी यहाँ पर किसको यूज हो रहा है? हिमाचल प्रदेश को। मुझे यहाँ पर कई विद्युत बोर्ड ने कई परियोजनाएं उपहार में दी। तो किसको ये उपहार में दी? हिमाचल प्रदेश को। विश्व के सबसे ऊंचे रोंगटोंग में जल विद्युत परियोजना का निर्माण व प्रथम भूमिगत विद्युत गहन नाभा के निर्माण का श्रेय भी हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड के पास ही है। तो रोंगटोंग जो जल विद्युत जो ये हाइड्रो प्रोजेक्ट है, सबसे ऊंचाई पर स्थित, और दूसरा नाभा जो कि भूमिगत है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, और ये रोंगटोंग कहां पर है? लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। तो ये दोनों जो श्रेय जाते हैं, ये किसको जाते हैं? ये प्रदेश विद्युत बोर्ड को जाते हैं। मैं वर्ष 1988 में देश के सभी पहाड़ी राज्यों में अपना 100% विद्युतीकरण का प्रथम राज्य बना। कब बन गया? 1988 में। फिर चाहे वो विश्व का सबसे ऊंचे स्थान पर स्पीति में बसा गांव किब्बर हो या कांगड़ा जिले का पिछड़ा इलाका, तो सभी जगह यहाँ पर बिजली जो है, बिजली पहुंचाई गई है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। 1988 में ही हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना। केंद्रीय उपक्रम एनएचपीसी व एनटीपीसी के माध्यम से कई बड़ी बड़ी परियोजनाओं चमेरा चरण 1, चमेरा चरण 2 और चरण 3, आपने सुना होगा। चमेरा हाइड्रो प्रोजेक्ट रावी नदी पर है, चमेरा 1, 2 और 3। पार्वती 3 का निर्माण एनएचपीसी व कोल बांध एनटीपीसी के ने पूर्ण किया, और वर्ष 1980 में चंबा में एनएचपीसी ने अपनी प्रथम जल विद्युत परियोजना बेरासियूर का कार्य भी पूर्ण किया। अब आगे चलते हैं जरा, और क्या कहा गया है इस विद्युत बोर्ड के बारे में। मैंने प्रदेश में उपलब्ध अपार जल विद्युत क्षमता में के तीव्र दोहन के उद्देश्य से अक्टूबर 1990 में निजी क्षेत्र की भागीदारी को सम्मिलित करने की भी पहल की। कब की पहल? 1990 में, जब इसमें प्राइवेट सेक्टर भी आ गया। पहले सिर्फ सरकार के पास ये राइट्स थे कि वही जल विद्युत या हाइड्रो प्रोजेक्ट सेटअप करें, और 1990 में इसमें प्राइवेट प्लेयर भी आ गए। इसके तहत बसपा 2 जल विद्युत को दोहन के लिए आवंटित किया गया, जिसमें पहली बार 12% रॉयल्टी का प्रावधान किया गया। 1990 में पहली बार प्राइवेट प्लेयर इसमें आते हैं, और 12% की जो रॉयल्टी है जो हिमाचल प्रदेश को सरकार को दी जाएगी, वो उसके बाद शुरू हुआ, वो प्रावधान उसके बाद आया। बीते 4.5 वर्षों में प्रदेश में लगभग 4,864 नए वितरण ट्रांसफार्म लगाए गए हैं। करीब 57,046 लकड़ी के पुराने खंभों को स्टील के खंभों से बदला जा चुका है, और मार्च 2023 तक लकड़ी के 100% खंभों को लोहे के खंभों से बदले जाने की योजना है। अब आपने देखा होगा कि जो लकड़ी के खंभे हैं, जो बिजली के लकड़ी के खंभे हैं, उनको अब चेंज किया जाएगा, तो लोहे के खंभे लगाए जाएंगे 2023 तक। ऊर्जा नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य कब बनी? 2006 में। मैं देश का पहला ऐसा राज्य बना जिसने वर्ष 2006 में अपनी ऊर्जा नीति अपनाई। प्रदेश के सभी जल विद्युत परियोजनाओं में एलएडीएफ, जिसका मतलब हुआ स्थानीय क्षेत्र विकास निधि, शुरू किया, जो देश में अपनी तरह की पहली अनूठी पहल थी। हाल में ही सरकार ने अपनी स्वर्णिम ऊर्जा नीति 2021 पारित की है। मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हमें क्या बताना है? हिमाचल प्रदेश की स्वर्णिम ऊर्जा नीति 2021 जो हमारे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके लिए कई प्रकार के नए प्रावधान किए गए हैं। वर्ष 2030 तक 10,000 मेगावाट अतिरिक्त हरित ऊर्जा का उत्पादन करना। यहां पर बात की गई है ग्रीन एनर्जी की। तो 2030 तक कितना करना है? 10,000 मेगावाट हरित ऊर्जा का उत्पादन करना है। प्रदेश को जल बैटरी राज्य के रूप में विकसित करना है। दूसरा पॉइंट, प्रदेश में 100% हरित ऊर्जा का उपयोग करना है। प्रदेश में ग्रीन हाइडल ऊर्जा को बढ़ावा देना है, ग्रीन हाइडल ऊर्जा को भी बढ़ावा देना है, और औद्योगिक उत्पाद में 100% हरित ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है। पंप स्टोरेज परियोजनाओं के लिए विभिन्न प्रोत्साहन देना इसके प्रमुख घटक हैं। ये किसके घटक बताए गए हैं यहाँ पर? ऊर्जा नीति 2021 के घटक इसमें बताए गए हैं।
नेक्स्ट पे चलते हैं। चंबा में बना देश का दूसरा बिजली प्रोजेक्ट। यहां पर बात हो रही है देश का, प्रदेश का नहीं कह रहे हैं, देश का दूसरा बिजली प्रोजेक्ट। उत्तर भारत के पहला और देश का दूसरा हाइडल पावर प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा में है। कब खुला? वर्ष 1908 में हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के तत्कालीन शासक भूरी सिंह ने हाइड्रो पावर हाउस, याद रखिएगा 450 मेगावाट, हाइड्रो पावर हाउस कितने मेगावाट? 450 मेगावाट इन चंबा डिस्ट्रिक्ट, उसका निर्माण करवाया और चंबा को रोशन किया। इसकी स्थापना के बाद से ही पावर हाउस में विद्युत उत्पादन का सिलसिला जारी रहा। पावर हाउस में उत्पादित बिजली की आपूर्ति शहर के विभिन्न हिस्सों में की जा रही है। वर्तमान में बिजली बोर्ड ने इस पावर हाउस को आउटसोर्स कर निजी हाथों में सौंप दिया है। अब क्या हो गया है, ये वाला जो हाइड्रो पावर हाउस बनाया गया था, अब ये प्राइवेट प्लेयर के पास चला गया है। यहाँ उत्पादित बिजली की खरीद फरोख्त बोर्ड के माध्यम से होती है और पावर हाउस में रोजाना 6000 यूनिट विद्युत उत्पादित की जाती है। इसके अलावा वर्ष 1911 में शिमला जिला में 50 मेगावाट की जुब्बल परियोजना, 1932 में 48 मेगावाट का जोगिंदर नगर पावर स्टेशन स्थापित हुआ और 48 मेगावाट की शानन परियोजना भी वर्ष 1932 में स्थापित हुई। वर्ष 1960 से बिजली उत्पादन ने पकड़ी रफ्तार। तो ये तो एक हिस्सा था इसका कि 1906 के बाद क्या हुआ, जो पावर पॉलिसी लाई गई। अब ये हिस्ट्री में चलते हैं कि 1960 के बाद जो यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन आया, एक कहानी तो ये है, एक कहानी है 1960 से पहले की। अब ये दूसरी कहानी है 1960 के बाद की रफ्तार जो है वो किस तरीके से पकड़ी। इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जो हिमाचल प्रदेश में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बने, भूरी सिंह पावर हाउस के बाद हिमाचल प्रदेश में बिजली के युग में सबसे तीव्रता से बदलाव वर्ष 1960 के बाद हुए। किस तरह से? वर्ष 1960 में भाखड़ा बांध परियोजना का निर्माण हुआ, सबसे बड़ी चीज, और 1478 मेगावाट इस परियोजना की क्षमता थी। इसके 17 साल बाद 1978 में ब्यास सतलुज लिंक बीबीएमबी की 1990 मेगावाट की परियोजना शुरू हुई। इसके बाद सिलसिलेवार प्रदेश भर में कई बड़ी बड़ी परियोजनाओं का निर्माण शुरू हुआ। तो ये कहानी शुरू होती है 1960 में, जब भाखड़ा बांध का निर्माण होता है। उसके बाद जो है बड़ी बड़ी जो परियोजनाएं हैं वो शुरू होती हैं। तो लघु जल विद्युत प्रोजेक्ट के लिए गठित किया गया हिम ऊर्जा। ये भी यहाँ से मेंस के लिए क्वेश्चन बनता है कि हिम ऊर्जा के बारे में बताइए, इसको कब शुरू किया गया था और इसकी जो पॉलिसी है वो किस तरीके की है, क्या इसका एम है। वर्ष 1989 में गठित हिम ऊर्जा को वर्ष 1995 में लघु जल विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए का कार्य सौंपा गया और वर्तमान में हिम ऊर्जा के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम, आपने इस योजना के बारे में सुना होगा, पीएम कुसुम, हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, ये चलाया जा रहा है। सरकार जल्द ही एक हाइब्रिड पॉलिसी भी लाने जा रही है। प्रदेश में वर्ष 2030 तक 10,000 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत क्षमता का दोहन करना है, जिसमें लगभग 1500 से 2000 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य भी रखा गया है। और वर्ष 2006 में हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्वतंत्र स्थापना की गई। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज आई कि 2006 में हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्वतंत्र स्थापना होती है। इस कॉर्पोरेशन ने सेंच, काशन और सांबड़ा कुंडू परियोजनाओं के साथ राज्य क्षेत्र में पहले सौर ऊर्जा संयंत्र बैराडोल का निर्माण पूरा किया और अपना परचम राज्य के विद्युत उत्पादन क्षेत्र में फहराया। क्या दिक्कत है कि इस आर्टिकल में हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। तो बिजली बोर्ड से या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाती हैं। जैसे कि वर्ष 2007 में हिमाचल प्रदेश ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अस्तित्व में आने के बाद सर्वप्रथम जिला किन्नौर में 400 किलोवाट विद्युत क्षमता के उप केंद्र बांगतू और 200 किलोवाट बुकटू के निर्माण में अपना योगदान सिद्ध किया। वर्ष 2010 में हुआ बिजली बोर्ड का पुनर्गठन। अब 2010 में इसका पुनर्गठन हो जाता है। वर्ष 2003 में आए विद्युत अधिनियम के फलस्वरूप 2010 में हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड का पुनर्गठन हिमाचल प्रदेश बोर्ड लिमिटेड के रूप में किया। विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या वर्ष 1971 में, देखिए जो उपभोक्ता थे, विद्युत उपभोक्ता, उनकी संख्या 1971 में 1,79,616 के मुकाबले अब कितनी हो गई है, लगभग 26 लाख पहुंच चुकी है। 26 लाख 79,616 के मुकाबले अब कितनी हो गई है, लगभग 26 लाख पहुंच चुकी है। 26 लाख 79,616 के मुकाबले अब कितनी हो गई है, लगभग 26 लाख पहुंच चुकी है। 26 लाख 79,616 के मुकाबले अब कितनी हो गई है, लगभग 26 लाख पहुंच चुकी है।
अब इसमें भी अभी जो जयराम सरकार है, तो उन्होंने क्या कहा अभी, उन्होंने 125 यूनिट यहाँ पर फ्री कर दिए हैं। ये इस आर्टिकल का लास्ट पॉइंट है कि अब जो है 125 यूनिट हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी अब फ्री कर दी है। इस तरीके के प्रावधान किए गए हैं। इसके साथ साथ ही शिमला धर्मशाला में लग रहे हैं स्मार्ट मीटर। आपको पता है कि शिमला और धर्मशाला को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला है, तो उस तरीके से यहाँ पर डेवलपमेंट की जा रही है। और यहाँ पर कैसे मीटर लगाए जा रहे हैं, स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। इस आर्टिकल को हमने पहले भी डिस्कस किया था, जब हमने कहा था कि हिमाचल प्रदेश में 125 यूनिट फ्री कर दी है। लेकिन इससे हिमाचल प्रदेश पर कितना बर्डन पड़ेगा, क्योंकि पहले ही हिमाचल प्रदेश पर काफी लोन है, और सबसे अधिक जो लोन है हिमाचल प्रदेश में देखा जाए तो किस पर है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पर है। तो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। 168 परियोजना में हो रहा बिजली उत्पादन। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में जो योजनाएं चल रही है वो कितनी है, 168। और कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है, 10,848 मेगावाट। ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में अभी कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। तो बस 2030 तक 1088 बिजली परियोजनाओं में उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। अभी 168 है, लक्ष्य रखा गया है 1088 का। लक्ष्य के प्राप्त होने पर 22,640 मेगावाट का बिजली उत्पादन होगा। जब ये लक्ष्य पूरा हो जाएगा उसके बाद कितना हो जाएगा, 22,640 मेगावाट। प्रदेश में गर्मियों और सर्दियों के मौसम में औसतन 3,000 मेगावाट बिजली की जरूरत होती है। बिजली परियोजनाएं वर्ष में अपनी क्षमता के मुकाबले करीब 50% उत्पादन ही करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि गर्मियों के मौसम में बिजली परियोजनाओं की उत्पादन क्षमता 70 से 80% तक रहती है। तो ऑब्वियस सी बात है, पहाड़ी इलाका है। देखा जाए तो जो सर्दियां हैं, सर्दियों में बर्फ पड़ती है। इस तरीके से जो पानी भी जो होता है नदियों में वो कम हो जाता है, तो प्रोडक्शन भी कम हो जाता है बिजली का। लेकिन गर्मियों में जो क्षमता है वो 70 से 80% बढ़ जाती है, जबकि सर्दियों में उत्पादन करीब 25 से 35% तक रह जाता है। प्रदेश में उत्पादित होने वाली सरप्लस बिजली को बैंकिंग के माध्यम से अन्य राज्यों में गर्मियों में उधार दिया जाता है। क्योंकि जब हमारे पास जो प्रोडक्शन है वो सरप्लस में हो जाता है, तो यहाँ से बिजली उधार दी जाती है दूसरे राज्य के लिए। और जब सर्दियों में यहाँ पर प्रोडक्शन कम होता है, 25 से 30% तक जो प्रोडक्शन है बिजली का होता है, तो वहां से बिजली वापस ली जाती है। इस तरीके से चलता है। सर्दियों में इस बिजली को वापस लिया जाता है। इसके अलावा सरप्लस बिजली ओपन टेंडर के हिसाब से बेची जाती है। अगर सरप्लस है तो उसको बेचा भी जाता है। जल विद्युत के साथ अब सौर ऊर्जा उत्पादन पर फोकस। इस आर्टिकल को हमने डिस्कस किया था कि हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा जो सोलर पार्क है वो बनने जा रहा है। आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि हमने कहां पर बताया था कि कहां पर बनने जा रहा है। जल विद्युत के बाद सौर ऊर्जा उत्पादन की ओर भी हिमाचल प्रदेश ने रुख कर लिया है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के काजा में जल्द ही 2 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन शुरू होगा। तो ये हमने पहले ही आपसे डिस्कस कर लिया। खैर यहीं पर ये न्यूज आ गई। नेक्स्ट पे चले, हिमाचल प्रदेश के हित में नहीं अंधाधुंध जल विद्युत दोहन। तो इस तरीके के आपने कई एक्सीडेंट भी देखे हिमाचल प्रदेश में, नदियों के द्वारा जो अपना आक्रोश दिखाया गया। कई पुल टूटे, किन्नौर में हमने देखा किस तरीके की ट्रेजेडी हुई है। और ये क्यों हो रहा है हिमाचल प्रदेश में, सेंसिटिव इलाका है। आप देखते हैं लाहौल स्पीति में विरोध हो रहा है कि हाइड्रो प्रोजेक्ट नहीं, यहाँ पर नहीं खोलने चाहिए। किन्नौर में इस चीज का विरोध हो रहा है। तो अगर हम एक लिमिट से ज्यादा बिजली का प्रोडक्शन कर रहे हैं, डैम्स बना रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए ठीक नहीं, क्योंकि पहाड़ी इलाका हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में बहने वाली नदियों का जल अनमोल है। सतलुज, यमुना, ब्यास, रावी और चिनाब नदी से प्रदेश वासियों का भावनात्मक रिश्ता है। इन नदियों से अंधाधुंध जल विद्युत दोहन राज्य के हित में नहीं है। वर्ष 1990 के बाद से ही जल विद्युत के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने कई बदलाव देखे हैं। लेकिन क्या है कि प्राय देखा गया है कि अधिक बिजली उत्पादन के लिए बांध स्थल से आगे नदियों में 10% वांछित जल नहीं छोड़ा जा रहा है। यानी कि जो छोड़ना चाहिए था, जो पानी आगे छोड़ना चाहिए था, उतना पानी आगे नहीं जा रहा है, जो 10% यहाँ पर बताया गया है। बिजली के अंधाधुंध दोहन की कोशिश से अब जो पर्यावरण को है वो एक नया खतरा उत्पन्न हो रहा है। सतलुज नदी 150 किलोमीटर तक सुरंग में ही बहने की नौबत आ गई है। सतलुज में आपने देखा होगा कई जगह ऐसी टनल बनी हुई जहां से सतलुज का पानी दूसरी जगह ले जाया गया है। सतलुज नदी नागपा झाकड़ी, जंगी थोपन, थोपन पोवारी, शोंगटोंग, कच्छम, रामपुर प्रोजेक्ट और लोहरी परियोजना में सुरंगों का निर्माण किया गया है।
इन परियोजनाओं की जरूरतों ने सतलुज को सुरंग में तब्दील कर दिया है। पानी के बहाव की प्राकृतिक व्यवस्था से छेड़छाड़ करना किसी के हित में नहीं है। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ जवान हैं और सतलुज नदी को गुस्सैल माना जाता है। तो कितनी इस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि कितनी ट्रेजेडी हुई है नदियों के कारण। जब पानी डैम से छोड़ा जाता है, एकदम छोड़ा जाता है, तो इस तरीके की विपत्ति जो है वो आ जाती है। बिजली प्रोजेक्टों के आवंटन में एक निश्चित दूरी भी नहीं रखी जा रही है। जो अभी प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं उनमें भी एक उचित दूरी होनी चाहिए, लेकिन वो उचित दूरी अभी तक नहीं रखी जा रही है। दो प्रोजेक्ट के बीच में दूरी बनाकर जल ग्रहण क्षेत्र में ट्रीटमेंट चलाना जरूरी है। प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने पर सतलुज नदी का रौद्र रूप देखने को मिल सकता है। ऊर्जा सरप्लस पहाड़ी राज्यों में अब पर्यावरण को बचाने के लिए आवाज उठाना जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर सोल्यूशन भी बताया गया है कि हमें किस तरीके से इस चीज का संरक्षण जो है वो किस तरीके से करना चाहिए। सोल्यूशन ऐसा है कि नॉर्वे और स्वीडन की तर्ज पर हमें भी कुल बिजली उत्पादन दोहन क्षमता का 20% पर्यावरण बचाने के लिए सुरक्षित करना है। यहाँ पर लिखा गया है, देखिए 20% जो है वो हमें किस पर करना चाहिए, वो हमें पर्यावरण के संरक्षण पर करना चाहिए। क्योंकि तभी तो हम जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जो आगे फ्यूचर के लिए जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ताकि ऐसा ना हो कि जो फ्यूचर है, जो हमारे बच्चे हैं आगे आने वाले हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, उनके लिए जो पर्यावरण है वो बचे ही ना। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया इस आर्टिकल में ओवरऑल जो चीजें बताई गई हैं पूरे की पूरी जो है हाइड्रो प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया है, किस तरीके से कहानी शुरू हुई और किस तरीके से कहानी चल रही है। नेक्स्ट न्यूज इज, आग की घटनाएं रोकने के लिए जर्मनी की तर्ज पर अब हिमाचल में हटाए जाएंगे चीड़ के जंगल। चीड़ के जंगल में क्या होता है कि जो आग है उसकी जो पत्तियां होती हैं उसमें आग जल्दी लग जाती है। देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो आगजनी है जंगलों में वो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। खासकर जो गर्मियों के दिन होते हैं, जो पत्तियां हैं पत्तियां जो हैं वो इस तरीके से फैल जाती हैं और उसमें आग बहुत जल्दी से फैलती है। राज्य का वन विभाग माइक्रो गैप प्लांटेशन के पायलट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और राज्य के चीड़ के जंगलों की समस्या से निजात दिलाने के लिए यह प्रोजेक्ट अहम भूमिका निभाएगा। हमारे मेन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो अगर ये जो पेड़ है ये हटाए जाएंगे तो फिर हमारे जो पर्यावरण की क्षति होगी, आप ये समझ रहे होंगे। नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो चीड़ के जंगल है इनके स्थान पर दूसरे पेड़ पौधे उगाए जाएंगे। वो कौन कौन से होंगे, जैसे जामुन हो गया, कैंथ, बान, दाट, कचनार, आंवला, ये आदि की जो प्रजातियां हैं इनको यहाँ पर रोपा जाएगा, क्योंकि इसके जो पत्ते होते हैं ब्रॉडलीफ, तो उसमें जो आग है वो इजिली नहीं लगती है, तो इसका संरक्षण भी हो जाएगा, पर्यावरण का संरक्षण भी हो जाएगा और साथ ही साथ में जो जंगल है वो भी सही रहेंगे, उसमें भी आगजनी जो है वो हमें कम देखने को मिलेगी। जर्मनी की तर्ज पर माइक्रो पौधारोपण कर हिमाचल प्रदेश के जंगलों को आग से बचाया जाएगा। प्रदेश में चीड़ के जंगलों में हर साल सबसे ज्यादा आग की घटनाएं होती हैं। चीड़ के जंगलों को फैलाने से रोकने में मदद भी मिलेगी और भूमि के कटाव की समस्या भी दूर होगी। पशुपालकों को पशुओं की जरूरत का चारा घरों के पास मिलेगा और प्राकृतिक जल स्रोत पुनर्जीवित होने के साथ मिट्टी की गुणवत्ता इससे बढ़ेगी। इस बार गर्मियों में हिमाचल प्रदेश के जंगलों में 3000 से अधिक आग की घटनाएं हो चुकी हैं और इसमें करोड़ों की जो वन संपदा है उसका नुकसान हो चुका है। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। अब देखते हैं ये सॉल्यूशन जो है काम करता है, किस लेवल तक काम करता है। अब जो चीड़ के पेड़ है उससे समस्या क्या है, वन विभाग के अधिकारी बताते हैं कि चीड़ के जंगलों में सबसे ज्यादा आग लगती है और चीड़ के बीज थोड़े जलने के बाद आसानी से उग जाते हैं। अब मान लीजिए थोड़े जल जाते हैं, उसके बाद वो जल्दी से उग जाते हैं। यही कारण है कि चीड़ के पेड़ ज्यादा पनपते हैं। जिस भूमि में चीड़ का पेड़ होता है वहां पानी सूख जाता है। ये दूसरी प्रॉब्लम है कि जहां पर चीड़ का जंगल होता है वहां पर पानी भी सूख जाता है और चीड़ के जंगलों में भूमि कटाव ज्यादा तेजी से हो रहा है। चीड़ के जंगलों में चौड़ी पत्ती के पेड़ भूमि कटाव को रोकेंगे। अब ये चौड़ी पत्ती के जो पेड़ पौधे हैं उनका मैंने आपको नाम बता दिया है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये जो है ये जामुन का पेड़ है और ये आंवला का पेड़ है। इन पेड़ों की जो पत्तियां हैं वो चौड़ी होती हैं और आसानी से नहीं जलती हैं। तो यहाँ पर एक तरफ जो है जो चीड़ के वन है उनको कम किया जा रहा है और ये वाले जो पेड़ पौधे हैं इनको ज्यादा लगाया जाएगा, ताकि जो आग की समस्या है, जो आगजनी की समस्या है, उसको उससे निजात पाया जा सके। नेक्स्ट आते हैं एप्पल हिमाचल। हिमाचली लोगों ने सेब से लिखी विकास की इबारत आज प्रदेश की आर्थिकी का आधार। 5000 करोड़ की आर्थिकी है। अभी हम आपको देखने को मिले, कई आंदोलन भी देखने को मिले हिमाचल प्रदेश में, अपर वाले एरिया में, जहां पर हिमाचल प्रदेश में जब कार्टन के रेट बढ़ाए गए थे उसके खिलाफ यहाँ पर विरोध हुआ।
तो देखते हैं ये कहानी कहाँ से शुरू हुई, क्यों इसके खिलाफ विरोध हुआ हिमाचल प्रदेश में। तो जानकारी स्टार्टिंग से लेते हैं। प्रदेश के लोगों की 100 साल की मेहनत का नतीजा है आज सेब की बागवानी 5,000 करोड़ रुपए की आर्थिक बनकर उभरी है। तो 100 साल लगे इसके लिए उभरने के लिए। 1916 से जो कहानी शुरू हुई, सेब की फसल पर बागवान, आड़ती, व्यापारी, ट्रक ऑपरेटर, चालक और मजदूर तमाम तबके आजीविका के लिए निर्भर है। कार्टन ट्रेड, दवा और खाद के विक्रेताओं से लेकर सभी वर्गों को भी इससे रोजगार मिल रहा है। बेशक 100 साल पहले ही सेब का पौधा अमेरिका से आया, लेकिन इसके बाद बागवानों ने इसे आगे बढ़ाने में कड़ी मेहनत की। आज हिमाचल प्रदेश के शिमला, कुल्लू, मंडी, किन्नौर, सिरमौर, चंबा, सोलन में सेब उगाया जा रहा है। सेब की 3 किस्में रेड रॉयल, गोल्डन और डिलीशियस से हुई यह शुरुआत अब 90 किस्मों की सेब प्रजातियों की खेती तक फैल चुकी है। तो जहां पर ये शुरुआत सिर्फ 3 किस्मों से हुई थी, अब ये कितनी किस्में हो गई यहाँ पर, कितनी वैरायटीज हो गई हैं? लगभग 90 वैरायटीज हो गई हैं। अब आज का जो किसान है अब अवेयर हो रहा है, उसे पता है कि उसकी जमीन में कौन सा सेब है, कौन सा सेब का पौधा उगाया जा सकता है। आजकल चाहे वो आजकल चाहे वो जो क्षेत्र है उसकी हाइट कम है या ज्यादा है, वहां पर सेब जो है उगाए जा रहे हैं। आज बागवान खुद अमेरिका और इटली जैसे देशों से सेब की नई किस्में मंगवा रहा है, जिनकी जो गुणवत्ता है वो बहुत अच्छी है और इससे उनको बेनिफिट भी ज्यादा होगा। वर्ष 1916 में अमेरिका की लुसियाना से सेब के पौधे लाए गए थे। किसके द्वारा? सैमुअल इवांस के द्वारा लाए गए थे। सैमुअल इवांस तो हिमाचल प्रदेश के कोटगढ़ में बसे, वह स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़े, बाद में आर.एस. मांझी बने और उन्होंने अपना नाम बदलकर सत्यानंद स्टोक्स कर दिया। अमेरिका से आए, हिमाचल प्रदेश के कोटगढ़ में रहे, आर.एस. मांझी बने, नाम उन्होंने अपना चेंज किया सत्यानंद स्टोक्स। वो खादी और किश्ती टोपी पहनते थे। उनका महात्मा गांधी से भी निरंतर संवाद होता रहता था। वो अमेरिका के लुसियाना से वर्ष 1916 में रॉयल डिलीशियस सेब के कुछ पौधे अपने साथ ले आए थे और उन्होंने कोटगढ़ में रोपे और उन्होंने अपना जो बगीचा था वो कहाँ पर लगाया? वो कोटगढ़ में लगाया। उनके प्रयासों से हिमाचल प्रदेश के संघर्षशील और साधनहीन लोगों ने जीवन में आर्थिक क्रांति आई और हिमाचल प्रदेश में प्रदेश भर में 4 लाख परिवार बागवानी पर निर्भर हैं। तो 4 लाख फैमिली और 5,000 करोड़ की इकोनॉमी जो सिर्फ किस पर डिपेंडेंट है? सेब पर। इस समय 1 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि पर सेब की पैदावार हो रही है। याद रखिए कितने पर पैदावार हो रही है? 1 लाख हेक्टेयर पर। और आज जम्मू कश्मीर के बाद हिमाचल प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा सेब का उत्पादक है। तो ध्यान में रखिए इन जानकारी को। नेक्स्ट पे चलते हैं। विदेशी सेब से प्रतिस्पर्धा के लिए बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। अब मार्केट में जो है वो प्रतिस्पर्धा भी आ रही है, इसलिए हमें नई नई वैरायटीज उगानी पड़ेगी, क्योंकि जो नई वैरायटीज है उनकी मांग और उनकी जो वैल्यू है वो ज्यादा है, तो इसलिए हमें वो भी करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? समस्या लोगों को आ रही है। समस्या इस तरीके से, जैसे कि कॉटन के रेट बढ़ना, जैसे कि जो उत्पादन में लागत जो मूल्य है हिमाचल प्रदेश में किसानों का, चाहे हम बागवानी की बात करें तो लागत मूल्य ज्यादा हो रहा है। जैसे कि हम कॉटन की बात करें तो 220 के या 200 के अराउंड उसका रेट होता है। और जो वैल्यू है, अगर हम प्राइस की बात करें, 1 केजी की प्राइस करें तो किसान बाजार में जाता है और अच्छे से अच्छा सेब 1 किलो में अगर देखें तो 70 से 80 तक जाता है। लेकिन जब मार्केट में आप खरीदने जाते हैं तो मार्केट में लगभग वही सेब जो एक किसान अपना सबसे अच्छा मूल्य में लेकर आया था 70 से 80 रुपए, और मार्केट में आप जाते हैं खरीदने सेब को खरीदने, तो वहां पर आपको मिलता है 200 रुपए, 150, 200, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखने की जरूरत यह है कि कहां पर ये प्रॉब्लम आ रही है और किस तरीके से इसके सोल्यूशन निकल सकते हैं। केंद्र और प्रदेश सरकारों ने दवाओं और उर्वरकों पर सब्सिडी खत्म कर दी है। अब ये भी समस्या है। मैंने कहा कि लागत मूल्य कैसे बढ़ रहा है, इससे भी बढ़ रहा है। वर्ष 1958 में विदेशों से सेब का आयात बंद हुआ, लेकिन वर्ष 1990 में इसे दोबारा खोल दिया। अब फ्री ट्रेड शुरू हो गया है। हमारा मुकाबला भारतीय मंडियों में अड़े बड़े अमेरिका, ईरान, तुर्की, अफगानिस्तान के सेब से है और इन देशों में 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर उत्पादन हो रहा है, जबकि हमारे यहाँ मात्र 4 से 5 टन प्रति हेक्टेयर सेब उत्पादन किया जा रहा है, जो बहुत कम है। प्रदेश में सेब बागवानी को बागवानों ने अपने बूते पर खड़ा किया है। हिमाचल प्रदेश में 1971-72 में बागवानी विभाग बना, लेकिन सेब बागवानी की उन्नति के लिए इसकी कोई विशेष उपलब्धि नहीं है। तो 1971-72 में बागवानी विभाग यहाँ पर आता है।
बागवानी विभाग का गठन होता है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई मेजर जो उपलब्धि है वो बागवानी विभाग के पास नहीं है। तो यहाँ पर भी हमें देखने की जरूरत है कहाँ पर कमियां हो रही हैं। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज हिमाचली नाटी। पहाड़ी उल्लास का प्रतीक हिमाचली नाटी बिना इसके सपने का। हिमाचल प्रदेश में लगभग सभी क्षेत्र पर आपको पता होगा कि नाटी, जैसे कि शिमला नाटी, सिरमौर वाली नाटी, मंडी में नाटी होती है। तो अलग अलग जगह पर अपने अपने तरीके से नाटी लगाई जाती है। तो इस आर्टिकल में नाटी के बारे में ही बताया गया है, तो उतना डीपली इसमें जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश में जब हम एग्जाम में देखते हैं, जैसे कि एचएएस का एग्जाम हो गया या अलाइव का एग्जाम हो गया, तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि कौन सा नृत्य कहाँ पर किया जाता है। तो ये सभी इस आर्टिकल में डिटेल में बताया गया है। थोड़ा मोटा मोटा देखते हैं कि जरा क्या बताया गया है। नाटी लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश की संस्कृति का एक प्रतिबिंब है। इस तरीके से जो नाटी है हिमाचल में लगाई जाती है। लोक नृत्य की इस विधा की विशेषता यह है कि हमेशा माला में नाची जाती है। आपने देखा होगा कि एक राउंड में नाचे जाते हैं लोग, ऐसे राउंड में इकट्ठे होते हैं और नाचते हैं। तो एक माला होती है, मतलब माला की गोलाई की तरह गोल गोल घूमकर की जाती है, जिसमें अगुआ नृतक या नर्तकी के साथ पैरों और हाथों की गति का अनुसरण कर उसके पीछे सभी नाचते हैं। देवभूमि के इतिहास में नाट्य की उत्पत्ति का कहीं स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन हमारे कल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी मान्यता है कि नाट्य प्राचीन काल में देवी देवताओं के समय से चली आ रही है और हिमाचल प्रदेश में नाट्य लोक नृत्य कई प्रकारों के हैं। जैसे अब ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कुल्लू में कुल्लवी, लाहौल स्पीति में लाहौली, पांगी में पंगवाली, भरमौर में गादी और डंडारस, किन्नौर में कायल, शिमला में मासूबी और चौहारी, सिरमौर में सिरमौरी समेत मंडी के ऊपरी क्षेत्र में सराजी, सुकेती, ढीली नाटी आदि नाचने की विशेष परंपरा है। अब एक जो इसमें डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी बताया गया है, जैसे कि हम देखते हैं हर क्षेत्र की प्रतीकात्मक हिमाचली टोपी भी खास है। आपने देखा होगा कि जो नर्तक जो पहले नाचने वाले होते हैं, नर्तकी जो पहले नाचते हैं, सबने टोपी पहनी होती है। विशेषकर नाटी प्राचीन अंदाज में आज भी बजंतरियों के साथ लोगों के एक समूह द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो पूरे के पूरे अगर देखें हम नाटी के बीच में जो बजंतरी हैं हिमाचल प्रदेश में, कहते हैं उनको, जो बजाने वाले हैं उनको बजंतरी कहा जाता है। बीच में बैठते हैं और उनके चारों ओर नाटी लगती है। लोक नृत्य नाटी के विविध रंग। यह नाटी कुल्लू में शादी समारोह से लेकर देव परंपराओं को निभाने में काफी सार्थक सिद्ध होती है। यह बुरी शक्तियों को भगाने और अश्लील जुमलों का प्रयोग करने वाले नृत्य भी प्रचलित है। अब इसमें देखिए, जैसे कि चरासा नृत्य में केवल महिलाएं ही बिरशु के अवसर पर चैत्र मास से जेठ मास के संक्रांति के मध्य नाचती हैं। तो यहाँ पर किसका जिक्र किया गया है? चरासा नृत्य। पहली चीज जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और इसमें पुरुष नहीं होते हैं। बांधु नृत्य दूसरा में केवल पुरुषों द्वारा पोष मास की संक्रांति के बाद फाल्गुन मास तक नाचा जाता है। तो दो यहाँ पर डांस फॉर्म बताए गए हैं। पहला जो डांस फॉर्म है वो है चरासा, जिसमें सिर्फ लेडीज पार्टिसिपेट करती हैं, और दूसरा जो नृत्य है वो है बांडू नृत्य। अब बांडू नृत्य में केवल पुरुष पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस तरीके से हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखा जाए तो ऊपरी क्षेत्र में सराज की नाटी, चुहार की नाटी, सुकेरी नाटी, नोरी नाटी और चौहारी नाटी का प्रचलन है। तो ये बेसिकली बताया गया है मंडी की नाटी के बारे में। इसमें ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, आप ये पढ़ सकते हैं कि सिरमौर की जो नाटी है या मंडी की जो नाटी है, इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से शिमला की नाटी में क्या चीजें प्रसिद्ध है, जैसे कि यहाँ पर खश खुंदो मेला उत्सव का नृत्य है, जिसमें राजपूतों की शौर्य गाथा का प्रदर्शन किया जाता है। कलगी जजीरी नृत्य का प्रचलन केवल ऊपरी महासू के जुब्बल जनपद के खुंदो यानी राजपूतों में है, जबकि विवाह में, शादियों में मोंजरा, माला नृत्य और पढ़ुआ नृत्य शामिल है। अगर देखा जाए कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, उन्ना में लोक नृत्य प्रचलित है, जिसमें झमाकड़ा कांगड़ा जनपद का मशहूर नृत्य है। विवाह शादियों में इसको किया जाता है और संस्कार गीतों पर केवल महिला कलाकार थिरकती हैं। यह नृत्य बारात के वधू के समय घर पर पहुंचने पर होता है। झमाकड़ा नृत्य करते समय पारंपरिक पहनावे में घाघरी कुर्ता धारण किया जाता है। तो इस तरीके से जो झमाकड़ा है इस तरीके से किया जाता है। किन्नौर और लाहौल स्पीति में भी विशेष तरीके से नाटी का आयोजन किया जाता है। तो हम देख सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्र में नाटी जो है होती है, लेकिन वो जो तरीका है वो चेंज होता रहता है।
चंबा की नाटी के बारे में बताया गया है। पंगवाली और भरमौर में गादी और डंडारस नाटी मशहूर है। अब ये एग्जाम में पूछा गया है कि डंडारस जो नृत्य है वो कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। तो आंसर है चंबा। वेशभूषा में चूड़ीदार पैजामा, दोहड़ू या सिर पर सुंदर झोजी खूब सजती हैं। वहीं डांगी और डेपक भी जिले की प्रमुख नाटियां हैं। यह नृत्य केवल गादी महिलाओं विशेष जाति द्वारा किया जाता है। डांगी नृत्य भी एग्जाम में पूछा गया है। तो इस तरीके से ये कई जो नृत्य है वो हिमाचल प्रदेश के हर एक एग्जाम में पूछे गए हैं। सिरमौरी नाटी प्रदेश का प्रचलित और प्रसिद्ध लोक नृत्य है। सिरमौरी नाटी के बारे में देख सकते हैं। तो ये सब चीजें जो है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। ये पीडीएफ आप पढ़ लीजिएगा एक बार। तो इसी के साथ आज का ये न्यूज एनालिसिस यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।